कई लोग मोटा होने को सेहतमंद और पतला होने को कमजोर होने की निशानी मानते हैं, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेहत बेहतर होती जा रही है। हो सकता है कि आप थायराइड की समस्या के शिकार हों। दरअसल थायराइड असंतुलन स्वास्थ्य संबंधी एक गंभीर समस्या है। आमतौर पर लोग इस समस्या के प्रति एहतियात नहीं बरतते। समस्या सामने आने पर ही समाधान तलाशा जाता है। आमतौर पर बच्चों के मामले में भी थायराइड की जांच जरूरी नहीं मानी जाती, लेकिन यही सोच आगे जाकर काफी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। दरअसल थायराइड शरीर में गर्दन के पास तितली के साइज की एक ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन और खून में उसके फ्लो के लिए जिम्मेदार होती है। थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म जैसे खाने और सोने के सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि अगर थायराइड असंतुलन संबंधी जांच पड़ताल शुरू से ही की जाए तो आगे चलकर कई गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थलाइन। हेल्थलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके सवालों के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय भडाडा। डॉक्टर भडाडा, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भडाडा, इंडियन थायराइड सोसाइटी के मुताबिक देश में हर साल 4.5 करोड़ तकरीबन मामले सामने आते हैं थायराइड के। क्या वजह मानते हैं? ये इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि अवेयरनेस जो है थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में इंक्रीज हो रही है every day, and the facility to diagnose these disorders is increasing also over a period of time. जी, कहीं ना कहीं डाइट का भी कुछ रोल है। और दूसरा, ये अभी रिसेंट रिसर्च जो हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च उससे पता चला कि आयरन डेफिशिएंसी या सेलेनियम डेफिशिएंसी साथ में होने की वजह से भी इनके मामले बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो थायराइड हार्मोन का काम करने का जो डिसऑर्डर है वो उससे भी रिलेटेड है। जी, आपके पास पीजीआई में ऑन एवरेज एक महीने में कितने पेशेंट आते होंगे? एक महीने में करीब हम लोग नए और पुराने मिला के 1000 पेशेंट तक। 1000 पेशेंट, यानी काफी कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा रीजन इसका ये है कि ये एक बार अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, इन जनरल जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कम होता है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है। तो पुराने पेशेंट्स भी काफी रहते हैं, नए भी आते हैं, बट पुराने पेशेंट्स भी काफी रहते हैं। इसकी वजह से काफी पेशेंट्स हम देखते हैं। अगर थायराइड की प्रॉब्लम की बात करें, है क्या ये प्रॉब्लम थायराइड की प्रॉब्लम? अगर आम आदमी को समझाने के लिए मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो थायराइड हार्मोन जो काम करना कम कर दे, मीनिंग बाय थायराइड हार्मोन का जो ब्लड में लेवल कम हो जाता है कम करने की वजह से। दूसरा है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करने लग जाए तो थायराइड हार्मोन लेवल ब्लड में बढ़ जाए। और तीसरा होता है कि थायराइड ग्लैंड काम नॉर्मली कर रही है बट उसका साइज बढ़ जाए, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से है या किसी तरह का थायराइड का कैंसर है। तो हम मोटा मोटा इनको 3 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम्स को कम काम करने लग जाए, ज्यादा काम करने लग जाए, नॉर्मल काम करे पर उसका साइज बढ़ जाए। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना किन लोगों को ज्यादा होती है? थायराइड प्रॉब्लम की संभावना ऐसे तो हर किसी को हो सकती है, बट जिनके परिवार में थायराइड प्रॉब्लम्स का हिस्ट्री है उन लोगों को ज्यादा रिस्क है। जी, यानी पहले माता पिता को, भाई बहन को, किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा रिस्क पे है। जी। दूसरा, थायराइड का प्रॉब्लम स्पेशली किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, तो बिकॉज थायराइड का जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स वो भी ऑटो इम्यून रिलेटेड है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है या टाइप 1 डायबिटीज है या और जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होने का ज्यादा संभावना रहता है। या जिनके लोग जो हिल्स में रहते हैं उनके वाटर के अंदर, पीने के पानी के अंदर आयोडीन का कंटेंट काफी कम होता है और उसको प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं किया जाए तो उन लोगों के अंदर भी इसकी संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर भडाडा, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना 8 महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो महिलाओं में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ज्यादा कॉमन होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। इसलिए थायराइड हार्मोन
का भी जो प्रॉब्लम्स होता है वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? बिकॉज ऑटोइम्यून बैकग्राउंड, जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, और ये थायराइड की डिजीज भी ऑटोइम्यून डिजीज है जी। इसकी वजह से ज़्यादा है। दूसरा, अभी रिसेंटली जो प्रेगनेंसी के ऊपर में कि थायराइड हार्मोन का टेस्ट हर एक महिला को कराना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, बिकॉज अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कुछ प्रेग्नेंट फीमेल को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसकी वजह से भी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है और लोग ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से जो इंसिडेंस या प्रेवलेंस है वो फीमेल्स में ज़्यादा है कंपैरिजन टू मेल। थायराइड से जुड़ी आम प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, थायराइड से जुड़ी आम प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो थायराइड हार्मोन का कम बनना है। उसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं जी। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स काफी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इधर दर्द होना है, सुस्ती रहना है, काम पे कंसंट्रेशन नहीं करना है, थोड़ा बहुत वजन बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, स्किन ड्राई रह सकती है, और ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों को इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है अगर थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी है तो ये कॉमन हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा और समस्याएं? इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के अलावा जो दूसरी समस्या है वो हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसके अंदर की थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करती है, और जब ज्यादा काम करती है तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है, और जो सर्कुलेशन में ज्यादा हार्मोन होता है तो वो शरीर के हर एक ऑर्गन पे ऑलमोस्ट अपोजिट इफेक्ट करती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में होता है। जी, यानी जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स थे उनके एकदम उलट सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में आपका वजन थोड़ा बहुत बढ़ने का जो गुंजाइश होता है, लेकिन इनमें हाइपरथायराइडिज्म वजन कम होने का ज्यादा हो जाता है। और जैसे हाइपोथायराइडिज्म में आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हाइपरथायराइडिज्म उनको डायरिया होने लग जाता है। और जैसे हाइपोथायराइडिज्म में आदमी सुस्त रहता है, तो हाइपरथायराइडिज्म में आदमी थोड़ा ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव, हाँ जी। और जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट रेट कम हो जाती है, जनरली लोअर साइड में रहती है। हाइपरथायराइडिज्म हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसी तरह से आपका जो जैसे हाइपरथायराइडिज्म में आदमी की आंखों पे थोड़ा असर ज्यादा हो जाता है, उनकी आंखें ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म के कंपैरिजन में जी। तो ये है। बाकी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बट ये कुछ सिम्टम्स जो स्पेसिफिक होते हैं कंपैरेटिवली हाइपोथायराइडिज्म के कंपैरिजन हाइपरथायराइडिज्म की ये सिम्टम्स। इनके अलावा भी कुछ है थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स? तीसरी जो प्रॉब्लम है थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स में ये कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाए, पूरा बढ़ जाए, जिसको हम डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट बोलते हैं, या आम भाषा में इसको गेंगा भी बोलते हैं या गोइटर बोलते हैं। और या फिर उनके अंदर कोई नोड्यूल बन जाए थायराइड का, तो और या फिर वो थायराइड नोड्यूल कैंसर के रूप में हो सकता है, कैंसर के रूप में भी हो सकता है। और या फिर थायराइड ग्लैंड का जो एक सीरियस कैंसर होता है वो बहुत ही रैपिड स्पीड से बढ़ता है, तो बहुत स्पीड से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। या जो बिनाइन प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर थायराइड के अंदर सिस्ट होती है, उनका कुछ करना नहीं होता है और उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है अनटिल वो साइज में बहुत बड़ा हो जाए, या इतना थायराइड का साइज बढ़ जाए कि आपके खाना निकलने में या खाना पीना खाने में कोई प्रॉब्लम करे, या फिर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम करे, बिकॉज थायराइड ग्लैंड जैसा कि आपको पता है आपकी नेक में होती है, और नेक से सारे खाने पीने और सांस की नली सब यहाँ से होकर के नीचे जाती है, तो अगर इनके ऊपर में प्रेशर करेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी, आपने बताया हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, हाइपरथायराइडिज्म की होती है, नोड्यूल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉइटर की हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है जिसके सबसे ज्यादा मामले होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। हमारे पास एक ईमेल आया, हमारी एक दर्शक है श्वेता त्यागी लुधियाना से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। वो जानना चाहती है, वो ज्यादा नहीं खाती, उसके बावजूद भी वो मोटी होती जा रही है, उन्हें काफी थकान महसूस होती है, जॉइंट्स में भी काफी पेन रहता है। ये पिछले 1 साल में ये चेंजेस आए हैं अचानक। वो जानना चाहती है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थायराइड से तो नहीं जुड़ी? श्वेता जी, अगर इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है तो ये थायराइड का प्रॉब्लम उनमें ज्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी के बाद में जी। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स काफी नॉन स्पेसिफिक होते हैं जी। तो अगर उनको इस तरह का कोई संभावना है, स्पेशली उनकी फैमिली में किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो जरूर से अपना थायराइड टेस्ट करा लें, और अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का
जी। ये सोचना होता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया, पर ये जी। बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, लोगों में एक धारणा है कि मोटापे तो, को वो थायराइड की प्रॉब्लम से जोड़ के देखते हैं हमेशा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थायराइड को बदनाम नहीं करना है। जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थायराइड की वजह से वजन बढ़ता है, और जो वजन बढ़ता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है कि आपका 25 किलो वजन ज्यादा जितना होना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, कोई 2-4-5 किलो वजन 2-4-5 किलो ही बढ़ता है, बढ़ सकता है। और उसका ये इम्पैक्ट है कि जब आप ट्रीटमेंट लेंगे आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, उसके बावजूद भी इतना ही वजन कम होने का संभावना, ऐसा नहीं कि आपका वजन कोई 20-25 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा जितना बढ़ा था उतना ही कम होगा। हाँ, उतना ही लगभग कम हो सकता है। बाकी वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करेंगे, अपना खाना पीना कंट्रोल करेंगे, जो भी चीज बाकी आप सब जानते ही हैं। जी, थायराइड से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट ना करवाएं तो? थायराइड से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करता है कि थायराइड ग्लैंड की क्या प्रॉब्लम है। क्या थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, या कम काम कर रही है जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, या ग्लैंड का साइज बहुत बढ़ गया जैसे कि गॉइटर है, या डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट हो गया, बढ़ गया है, इस पे डिपेंड करता है। अब सपोज करो कि हाइपोथायराइडिज्म में आपने बहुत दिनों तक उसको टेस्ट नहीं करवाया, उसका पता नहीं चला, और बहुत ही देर बाद पता चला जबकि थायराइड हार्मोन लेवल्स बहुत कम हो गए, तो ये सारा कंडीशंस जो इनिशियल स्टेज में नॉन स्पेसिफिक थे वो ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और उससे ऐसा भी इंप्रेशन आ सकता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कि आपको टॉयलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं आंतों में रुकावट तो नहीं है, बट वो बेसिकली आंतों का मूवमेंट थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से इतना कम हो गया कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि थायराइड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। या आदमी इतना सुस्त रह सकता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और अगर बहुत एंड स्टेज में ऐसा भी आता है कि वो सोने लग जाए, मतलब जगे नहीं जी, बहुत ज्यादा सोता रहे, हाँ जी, घंटों तक सोता रहे, या वो परमानेंट मतलब काफी लंबे टाइम तक सोता रहे अगर आप उसको दवाई नहीं देंगे। काफी लंबे टाइम तक मतलब कितना? काफी लंबे टाइम का मतलब वो बेहोश भी हो सकता है। बेहोश, अच्छा, हाँ, उस तरह का स्थिति भी पहुंच सकता है जी। और इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास, स्पेशली विंटर के सीजन में ज्यादा आते हैं जब थायराइड हार्मोन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है जी। और ऐसा प्रॉब्लम इसलिए भी होता है कि थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाँ जी। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसको ज्यादा प्रीडिस्पोज कर देगा कोल्ड वेदर के अंदर जी, और उसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए अगर थायराइड के सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। हाँ, एक बार दिखा के जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए, उसको स्क्रीनिंग करने में कोई बुराई नहीं है, और टेस्ट बहुत महंगा नहीं है, हम 200 रुपए 300 रुपए का टेस्ट होता है, तो उससे पता चल